अब देखिए ज्योमेट्री के पार्ट में हम लोग आ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स में और रेगुलर पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से संबंधित कुछ थ्योरम्स होते हैं और उस थ्योरम पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों को करना होता है कि उस तरह के किस तरह के क्वेश्चन होंगे या कौन से क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला थ्योरम क्या कहता है? पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और हम सेम बेस ले लें, एक ही बेस लेकर के अगर हम समानांतर चतुर्भुज बनाएं, पैरेललोग्राम बनाएं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाया, ये इसके समानांतर हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ए बी सी डी, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में और एक ही आधार लेकर के अगर हम दूसरा पैरेललोग्राम बना दें, मान लीजिए इधर बना दिया हमने, तो ये इसके पैरेलल, तो ये हो गया मान लीजिए ई एफ। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो ए बी ई एफ क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कैसे निकालते हैं आप? एरिया निकालते हैं बेस इंटू हाइट से। अब जैसे इस चतुर्भुज में, इस क्वाड्रिलेटरल में बेस ए बी है, बेस ये मान लीजिए, और इन दोनों लाइंस के बीच में जो लंबवत ऊंचाई है, परपेंडिकुलर हाइट, उसको एच मान लीजिए। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा? बेस बी इंटू एच। और वही चीज ए बी ई एफ में भी होगा। बेस इसका कितना है? ए बी, दैट इज बी, और इसकी लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? यही एच, बी इंटू एच उसका भी होगा। तो सिंपल थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर चाहे जितने समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए, सबके क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर एक बेस ए बी लिया गया है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो एक चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम आपने ये बनाया समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज ये बनाया। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है ए बी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। यही थ्योरम है आपका, थ्योरम दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है थ्योरम 1, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसको हम लोग करते हैं। फिर है देखिए थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है? एक ही आधार पर और एक समान समानांतर रेखाओं के बीच आयत और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब देखिए, जो दो पैरेलल लाइन है, हमने कहा सेम बेस लिया, एक बेस हमने बी, ये सब सेम लिया, अब इससे हमने पैरेललोग्राम बना दिया है, इधर भी पैरेललोग्राम बना दिया, और हमने एक आयत भी बना दिया। आयत भी तो पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि ये इसके समानांतर होगा। तो आयत अगर हम बना रहे हैं, रेक्टेंगल अगर हम बना रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ऐसे कंडीशन में चाहे वो रेक्टेंगल कहिए और चाहे वो पैरेललोग्राम कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो अभी हम लोग ने थ्योरम क्या पढ़ा कि एक ही आधार पर दो समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी समानांतर चतुर्भुज बनेंगे, जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे, वो सारे पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि आयत भी एक पैरेललोग्राम है। इसी बेस को लेकर के हमने आपने ऐसे खड़ा कर दिया। तो ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर और पैरेलल, और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर हैं। तो चाहे आप ये कहिए कि दो समानांतर चतुर्भुज जो आपके बने, पैरेललोग्राम्स बने, उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, सेम बेस और सेम हाइट पे, और चाहे कहिए कि समानांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए बेस ये है, एच हाइट अगर एच है, तो जो आपके बेस और इंटू हाइट, यही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही आयत का भी हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमने क्या माना है? बी, और ब्रेथ क्या हो गया? एच, तो बी इंटू एच, तो एल इंटू बी, यही क्षेत्रफल आपके बनता है। और यही जो है आपके इसका भी बना, चतुर्भुज का, बेस इंटू हाइट। तो ये जो है आपके एक तरह से दोनों के क्षेत्रफल समान। तो यही चीज थ्योरम 2 कह रहा है। थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है,
और इसी पैरेलल लाइन में एक आपका जो है पैरेललोग्राम बना दिया गया ABEF। तो कह रहा है कि त्रिभुज चतुर्भुज जो है आपके जो रेक्टेंगल है ABCD का क्षेत्रफल ABEF के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये जो है आपके थ्योरम जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये है थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है एक ही आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल ABD के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए पैरेललोग्राम, यही सेम थ्योरम बना, लेकिन अब क्या है, दो त्रिभुज की बात हो रही है। अगर हम सेम बेस ले लें, दो पैरेलल लाइंस हमने लिया, सेम बेस ले लें, एक बेस B ले लें, इस बेस को लेकर एक त्रिभुज बनाया ट्रायंगल, इस बेस को लेकर के इधर एक ट्रायंगल बना दिया, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल T1 और T2 दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? तो क्षेत्रफल जो है आपके एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया जो निकालेंगे वो निकालेंगे आपके हाफ बेस इंटू हाइट से। तो एरिया अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का कितना है, तो बेस B है, तो हाफ बेस B इंटू, अब इन दोनों लाइंस के बीच की लंबवत ऊंचाई h मान लीजिए, तो इस त्रिभुज की भी लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये h हाइट हो जाएगी, तो इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट ये हो गया। इस त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो बेस ये हो गया, और यहां सामने वाले शीर्ष से इसी बेस पर लंब डाला जाता है, तो इधर लंब डालेंगे, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो गई h, तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका भी हो गया। तो थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही आधार पर चाहे जितने त्रिभुज आप बना लीजिए, इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? चाहे जितने त्रिभुज को फॉर्म कर लीजिए, इन सब के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो यही चीज बोली गई है कि जो है एक ही आधार पर और एक समानांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये आपका थ्योरम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है एक ही आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं, पैरेललोग्राम, ये इसके समानांतर है, तो अगर हम विकर्ण बना दें डायगोनल, तो डायगोनल क्या करता है? ये दो त्रिभुज बना देता है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इस त्रिभुज का इसके आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, चतुर्भुज का हाफ। तो विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये एक क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज हो गया। तो अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि बेस हमने B लिया, लंबवत ऊंचाई h लिया, तो अगर हम ये कहेंगे कि सेम बेस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर एक अगर चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, तो चतुर्भुज की तुलना में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ, आधा, क्योंकि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेस इंटू हाइट। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है क्वाड्रिलेटरल का, और अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस सेम है, हाइट सेम है, तो इसका ये आधा हो गया। तो जो आपके चतुर्भुज है उसका भी बेस B है, त्रिभुज का भी बेस B है, तो दोनों के बेस सेम हो गए। ये चतुर्भुज जो है ये इसकी लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट h है, इस त्रिभुज की भी लंबवत ऊंचाई जो है h है, इसलिए ये h बराबर हो गए, h सेम हो गए। तो अब अगर हम कहेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बेस इंटू हाइट, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट से आधा हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, इसलिए कहेंगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही आपके थ्योरम में बताया जा रहा है। तो कोई भी अगर दो समानांतर रेखाएं अगर हम खींचेंगे तो उसमें जो आपके क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल जो है आपके हमेशा किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम देखेंगे दो समानांतर रेखाओं के बीच में सेम आधार लेकर के, वही आधार लेकर के अगर हम चतुर्भुज बनाए और त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के का आधा होता है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा हाफ हो जाएगा इसके। तो कोई भी आप इसको जो है उसमें बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुज कोई भी बना लिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन है, हमने बेस ये लिया, बेस ये लेकर के ये बना दिया हमने पैरेललोग्राम, इसके समानांतर ये बना दिया, और इसी बेस को लेकर के एक हमने त्रिभुज बना दिया। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल और ये हो गया ट्रायंगल। तो क्वाड्रिलेटरल ये है बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल ये। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ है जो है आपके क्वाड्रिलेटरल की तुलना में। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है वो हाफ है क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये जो है आपके एक्सप्लेन किया जा रहा है इसमें। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है और आपको बताया गया है, तो इसका भी इस्तेमाल होता है खूब। फिर देखिए, किसी त्रिभुज की कोई माध्यिका त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। देखिए, माध्यिका का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मीडियन का त्रिभुज में। और सिर्फ ये एक ही थ्योरम नहीं है, देखिए कई है, ए बी सी। अब देखिए एडी है, मिड पॉइंट ये है। अगर हम बेस त्रिभुज का बी मान रहे हैं तो इसके मतलब मिड पॉइंट क्या करेगा, बेस आधा कर देगा, b/2 ये हो गया, b/2 ये हो गया। और इसके पैरेलल अगर आप एक लाइन ये खींच दें तो आप देखेंगे ये बेस, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो दोनों के बेस सेम है और लंबवत ऊंचाई भी सेम है, परपेंडिकुलर हाइट भी सेम है। तो सेम बेस पर और सेम हाइट पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माध्यिका है, माध्यिका क्या होती है, किसी भी भुजा के मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ दें, सामने वाले वर्टेक्स से, तो ये माध्यिका हो जाएगी। तो एडी जो है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में, एरियाज में डिवाइड करती है। तो ये दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपके क्षेत्रफल विभाजित होते हैं। तो ये थ्योरम हो जाता है जो बताता है कि माध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अब आते हैं, एक और थ्योरम दिया गया है, समानांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी अगर हम जो है समानांतर चतुर्भुज ले लें, इसका विकर्ण लेना है, तो विकर्ण क्या करेगा, डायगोनल क्या करेगा, इसको दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देगा। इसके मतलब त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बी सी डी के क्षेत्रफल के ये बराबर है। तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल होगा वो जो है आपको इसके दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देगा। इसके मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है इसको भी समझ लें। रेगुलर पॉलीगन में जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ऐसे पॉलीगन्स जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रेगुलर सम या रेगुलर वर्ड जो यूज होता है वो होता है इक्वल के लिए। इक्वल के लिए मतलब अगर हम सभी भुजाओं को बराबर कर दें, ये सब भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, डी ई जो है आपके के बराबर है और ई ए बराबर है, सारी भुजाएं अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपके जो फिगर है ये 6 साइडेड फिगर है। तो हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके 1 2 3 4 5 पेंटागन है। तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर पेंटागन है, पंचभुज, सम पंचभुज। लेकिन अभी ये बराबर नहीं है, तो अगर हम बराबर करेंगे तब वो सम बहुभुज जो है आपके होता है, पंचभुज। तो आपके जो भुजाएं होती हैं, जैसे 3 भुजा वाला फिगर ट्रायंगल कहलाता है, आपको पता ही है, 4 भुजा वाला क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 भुजा वाला पेंटागन, फिर 6 वाला हेक्सागन, फिर 7 वाला हेप्टागन, फिर 8 वाला जो है आपके नोनागन जो है कहलाता है, ऑक्टागन जो है आपके 8 भुजाओं वाला जो है कहलाता है, फिर 9 वाला नोनागन कहलाता है, फिर डेकागन कहलाता है आपके 10 वाला। तो इस तरह से आपके
फिगर्स के नाम होते हैं जो कि आपके बनते हैं। तो जितनी भुजाएं, उस भुजा के आधार पर आपके पॉलीगन्स हो जाते हैं। अब इन पॉलीगन्स की भुजाओं के आधार पर कोण, आंतरिक कोण की बात करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था, जब एंगल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे आया था कोण, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण की बात हुई। जैसे हमने कहा षडभुज एक ले लें, रेगुलर हेक्सागन। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं अगर, तो इसके सभी कोण बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे। तो अब यहां पर अगर एंगल बराबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एंगल्स कैसे निकालते हैं या किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या था, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि जितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण बने और सब कोण बराबर हैं, तो इसलिए 6 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब n भुजाएं हैं, तो n भुजाओं वाले बहुभुज का जितना भी कोण होता है उसको n से डिवाइड कर दिया जाता है, तो प्रत्येक कोण का माना जाता है, जो हम लोग पहले जो है आपके सीख चुके हैं। तो ये n की जगह अगर हेक्सागन 6 है तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। अगर त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्रायंगल है, तो 3 आ जाएगा, तो n की जगह 3 कर देंगे। क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा तो n की जगह 4 कर देंगे। पेंटागन की बात करेगा 5 कर देंगे। तो जितनी साइड्स कहेगा उतना हम लोग यहां रख सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको देखना होता है और वो आप निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे अगर देखें तो कुछ फॉर्मूलों को यहां पर डिस्कस किया गया है। जैसे हम लोग जिसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोणों के योग कितना होता है, 2n-4 इंटू 90। प्रत्येक कोण कितना होता है, 2n-4 अपॉन 90 इंटू 90 अपॉन n। फिर समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होगा, ये हमें होगा 360, ये हमेशा निश्चित है, फिक्स है। उसी तरह से समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान 360 बटे n हो जाएगा। तो ये जो है आपके कोण बनेगा। प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का क्या हो जाएगा, ये आपके 180 डिग्री जो है आपके बनेगा। तो प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण मिल करके कितना होगा, तो कोई भी चतुर्भुज है, इसका अगर मान लीजिए हमने एक भुजा एक्सटेंड कर दिया, तो ये तो आंतरिक कोण हुआ, ये बाह्य कोण हुआ। तो आंतरिक और बाह्य क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो है फॉर्म करता है, इसलिए दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और एक और जो है आपके ये है, जैसे समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या जो होती है n-1 अपॉन 2 माइनस n। तो अगर मान लीजिए षडभुज है तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, अगर आपको निकालना डायगोनल कितने बनेंगे, तो इसको ये ऐसे याद कर लीजिए, या n-3 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, यही फॉर्मूला हो जाता है, n इंटू n-3 अपॉन 2। ये जो है आपके एक तरह से फॉर्मूला होता है अगर विकर्ण के गए। विकर्ण क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुज है, तो जितने वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स को मिलाने वाली जितने भी लाइन होती है, जो दो एडजेसेंट वर्टेक्स को न मिला रही हो, वो सब विकर्ण होते हैं। दो एडजेसेंट मतलब दो एक साथ लगे हुए, इस वर्टेक्स के बाद ये आ रहा है, इसको छोड़ करके अगर हम इसको जोड़े तो ये एक विकर्ण हो गया डायगोनल, इसको जोड़े तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि दो डायगोनल बन रहे हैं 4 भुजाओं वाले फिगर में, तो अगर n की वैल्यू हम 4 रखें तो हमें पता चल जाएगा कितने विकर्ण बनते हैं। यहां पे रख दें तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बाय 2, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसलिए चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही होगी। तो ये विकर्ण की संख्या जो है आपके 2 है, जो कि आपकी यहां पर स्पेसिफाई की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो विकर्णों की संख्या जो आपके निकालनी होती है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जो रेगुलर पॉलीगन का होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यही चीज अगर हम हेक्सागन में कहें या पेंटागन में कहें, तो सपोज कर लीजिए जैसे हमने कहा, अगर हमने विकर्ण की बात करी, ये पेंटागन है, पेंटागन में कितने विकर्ण होंगे, n की जगह रख दीजिए 5 इंटू 5 माइनस 3 2 अपॉन 2,
2 2 कैंसिल कर दिए, 5 विकर्ण होंगे। 5 विकर्ण कैसे बनेंगे देखते हैं। देखिए एक विकर्ण ये, इससे अगर विकर्ण बना रहे हैं तो यहां और यहां नहीं बना सकते, बाकी कहीं पर भी बनाइए अगल बगल के छोड़ करके। तो एक विकर्ण ये हुआ, दूसरा विकर्ण ये हुआ। फिर यहां से अगर हम बनाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ। फिर जो है आपके यहां से अगर बनाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये बना हुआ है। और इसी तरह से यहां से दोनों विकर्ण बने हुए हैं, यहां से भी दोनों विकर्ण। तो कितने हो गए? 1 1 2 3 4 और ये 5 विकर्ण बन गए। तो डायगोनल्स की संख्या आप इस तरह से किसी को भी बना सकते हैं जो आप चाहें। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए हेक्सागन हम ले लें, हेक्सागन अगर हम लोग ले लेते हैं, षडभुज, अब षडभुज लिया, षडभुज में विकर्ण की संख्या अगर देखना है तो विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण की संख्या कितनी आएगी देखिए षडभुज में, 6 × 6 - 3 is 3/2, 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 9 विकर्ण बनेंगे, टोटल 9 विकर्ण बनेंगे। कैसे बनेंगे? 1 2 3, फिर यहां से 4 5 6 7 8 9, ये विकर्ण हो गए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सारे विकर्ण जो है आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो 9 विकर्ण बनने थे, 9 विकर्ण बन गए। तो ये जो है आपके विकर्ण की संख्या आपकी हो सकती है, या जो भी आप निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं कि विकर्ण कितने बनेंगे। फिर से देख लीजिए, फिर बता देते हैं। तो देखिए यहां से इस जगह और इस जगह नहीं बन सकता विकर्ण, तो एक विकर्ण ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इस पॉइंट से अगर हम लेंगे तो यहां और यहां नहीं बन सकता, बाकी 4 1 2 3 4 हो गया, 5 ये हुआ, 6 ये हो गया। फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां और यहां नहीं बना सकते, बाकी हर जगह बनाइए। तो यहां बना हुआ है 7 और ये 8, ये बन गया। फिर यहां से यहां और यहां नहीं दे सकते, तो इसलिए ये बना है, ये बना है, ये बना दिए, 9th ये हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल डायगोनल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आप डायगोनल्स की संख्या, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अक्सर कह देता है कि किसी भी जो है आपके एक बहुभुज है उसमें विकर्ण की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए भुजा की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण की संख्या अगर दे दिया जाएगा तो भुजा की संख्या आप कैसे निकाल लेंगे? तो जैसे मान लीजिए इसी का उल्टा कह दिया जाए, तो अगर विकर्ण की संख्या दे दी है तो इसको 9, इसकी जगह पे 9 आप रख दीजिए। जब 9 रख देंगे तो अपने आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि इनसे कंसर्निंग होते हैं। तो ये जो है आपके चतुर्भुज का पार्ट हो जाता है जो हम लोग यहां पर यूज करते हैं। अब आते हैं, देखिए ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि सेंटर्स का है, केंद्र का है। 4 तरह के केंद्र होते हैं और चारों केंद्र पर प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ज्योमेट्री में जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो सेंटर्स पे बनते हैं, और सबसे अच्छे क्वेश्चन भी यही माने जाते हैं। वजह यह है कि इनका अगर कॉन्सेप्ट आपको है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इनका कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखिए सेंटर्स को क्लियर करते हैं। जैसे पहले है सरकम सेंटर। तो पहला जो है वो है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र बनता कैसे है, कैसे बनेगा? अगर हम कोई त्रिभुज ले लें, ट्रायंगल, और हम कोई एक ऐसा केंद्र देख लें कि जहां से ये रेडियस लिया जाए, तो
सर्कल के अंदर जो है आपके एक सेंटर लेकर के सर्कल ऐसा बनाया जाए कि सर्कल की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर इसके तीनों वर्टेक्स आ जाएं। मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल बना करके जो है आपने किसी भी ट्रायंगल को अगर बनाया और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अगर इसकी परिधि पर हैं, तो ये वृत्त जो होगा इसको कहा जाएगा परिवृत्त, सरकम सर्कल। और इसके केंद्र को क्या कहा जाएगा? इसके केंद्र को कहा जाएगा परिकेंद्र, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या है? वो केंद्र है जो वर्टेक्स से समान दूरी पर होगा। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर होगी, तो ये दूरी जो है आपके बराबर होगी, और ये क्या है? ये r हो जाएगी त्रिज्या। तो इसके मतलब कि किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर जो बिंदु होता है वही क्या होता है? वही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाता है परिकेंद्र। अब परिकेंद्र बनेगा कैसे? बनने का तरीका क्या है? कंस्ट्रक्शन हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन समझ लेना है। वजह यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके इस तरह का कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कोई लाइन है, अगर हम कहें कि ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो इन दो बिंदुओं से बराबर समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो हम क्या करेंगे? हम इस जो रेखा है इसको द्विभाजित कर दें, बाइसेक्ट कर दें। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? मोर देन हाफ एक आर्क लेकर के इधर काटा, इधर काटा, वही आर्क लेकर के इधर काटा, इधर काटा, और ये दोनों पॉइंट्स आपने जोड़ दिए। तो ये जो लाइन है इस पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो यहां से समान दूरी पर होगा, ए और बी से। कोई भी पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे तो मिड पॉइंट भी इसको बराबर बांट देगा। यहां पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो इसके मतलब किन्हीं दो बिंदुओं से अगर समान दूरी पर हमें निकालना है चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बाइसेक्ट कर दें। तो अब यहां पर क्या है? अगर हमने ट्रायंगल बनाया तो ये बिंदु हमें मिलता कहां से? क्योंकि ये हमें इन तीनों स्थान से समान दूरी पर चाहिए। तो ट्रायंगल के इसके और इसके समान दूरी पर अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस भुजा को बाइसेक्ट कर दीजिए। इसी तरह इस यहां से और यहां से समान दूरी पर अगर हमें चाहिए तो वो कहां लाई करेगा? इसके बाइसेक्टर पे। और यहां से और यहां से समान दूरी पर अगर कोई जो है आपके वो चाहिए तो ये इस पर लाई करेगा। तीनों जब बाइसेक्टर, जब साइड को बाइसेक्ट कर देंगे तीनों साइड को, तो जिस जगह ये तीनों बाइसेक्टर कट करेंगे वहां से इसकी, इसकी और इसकी समान दूरी हो जाएगी, और इसी को रेडियस लेकर के आप सर्कल बना सकते हैं, और ये सेंटर लेकर के। तो इसलिए सरकम सेंटर होता है वो कहां मिलता है? जब हम तीनों भुजाओं को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने पर हमें केंद्र मिलता है, और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होती है। आपको थ्योरी में, अब ये तो सारी चीज हमने डिटेल में बता दी, आपको दिमाग में क्या रखना है? आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जब भी कोई प्रश्न कहेगा कि एक परिकेंद्र है एबीसी का, तो एबीसी का परिकेंद्र होने का मतलब अगर कोई परिकेंद्र दिया जा रहा है तो उसको आप ए से कनेक्ट कर दीजिए, यहां से बी से, सी से, और इस पॉइंट को अगर हम पी मान रहे हैं, इसके मतलब पी ए, पी बी, पी सी सब बराबर होगा, और यही क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। पी ए, पी बी, पी सी सब बराबर होगा, यही त्रिज्या हो जाएगी। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी कोई भी ट्रायंगल की बात करेगा तो ट्रायंगल में अगर कहेगा कि ये परिकेंद्र है, तो अब यहां पे सर्कल बनाने का जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया? कोई त्रिभुज है और ए बी सी ये है। अब आपको याद करने वाली चीज क्या है? देखिए क्वेश्चन में जो यूज होगा, कहेगा कि ए बी सी का परिकेंद्र पी है, तो बस इतनी चीज याद रखना है कि पी ए लेंथ, पी बी लेंथ और पी सी लेंथ बराबर होगी, जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो आपको याद क्या रखना है? पी ए, पी बी, पी सी बराबर है, जो कि त्रिज्या के बराबर होगी। बस इतनी चीज। कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, भूल जाइए।
तो परिकेंद्र P हो गया, और ये जो डिस्टेंस है जितने भी त्रिभुज के शीर्ष है वहां से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये जो है आपके एक तरह से परिकेंद्र हो जाता है। तो ये पहला जो है आपके सेंटर होता है जो कि हम लोग यहां पे यूज करते हैं। अब आइए दूसरा सेंटर, अंताकेंद्र। अंताकेंद्र क्या होता है? अगर कोई त्रिभुज है तो इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाएं जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। स्पर्श करने के मतलब ये टैंजेंट हो जाए, ये स्पर्श रेखा हो जाए, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये सब स्पर्श रेखाएं हो जाए। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा सेंटर लें, अब देखिए ये स्पर्श रेखा है तो यहां पे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस भुजा से जितनी दूरी पर है उतनी ही इस भुजा से उतनी दूरी पर है, उतनी ही इस भुजा से दूरी पर है। जैसे सरकम सेंटर वर्टेक्स से समान दूरी पर होता था, ये भुजा से समान दूरी पर है। अब भुजा से समान दूरी पर कैसे निकालेंगे कोई भी चीज? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट निकालना है और ये दो भुजाएं हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके कोण का एक आर्क बनाएंगे और फिर आर्क को बाइसेक्ट कर देंगे। ये इस रेखा पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इससे और इससे समान दूरी पर होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे लंब डाला परपेंडिकुलर, यहां पे लंब डाला परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी त्रिभुज में अगर हमें केंद्र चाहिए जो कि तीनों भुजा से समान दूरी पर है, तो क्या करेंगे? तो केंद्र के अर्धक पे, कोण के अर्धक पे केंद्र मिलेगा। तो ये अंताकेंद्र हो जाएगा। यहां से यहां तक लंबवत दूरी आप ले लीजिए, ये रेडियस ले लीजिए, रेडियस लेकर के जब आप वृत्त बनाएंगे तो ये वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा जो त्रिभुज को अंदर से टच करेगा। सिर्फ समझने वाली बात यह है कि ये बन कैसे रहा है? कोण के अर्धक से। इसके मतलब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब यह हुआ कि अगर हमसे किसी त्रिभुज में कह दिया जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी का P जो है वो अंताकेंद्र है, इन सेंटर है, या आई अंताकेंद्र है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? P को A से जब ज्वाइन करेंगे तो इसके मतलब ये कोण बराबर कर देंगे, थीटा थीटा। जब हम P को B से ज्वाइन करेंगे तो ये कोण बराबर कर देंगे, अल्फा अल्फा। जब हम P को C से बराबर कर देंगे तो ये बीटा बीटा, ये कोण बराबर होंगे। बस अंताकेंद्र में यही याद रखना है आपको। तो अंताकेंद्र पॉइंट अगर है तो शीर्षों को जब हम मिलाएंगे तो कोण द्विभाजित हो जाएंगे। ये अंताकेंद्र होता है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग को क्या करना है कि जब भी अंताकेंद्र कहा जाएगा किसी भी त्रिभुज का, तो समझ जाइए कि एंगल बाइसेक्ट है। रख लीजिए, एंगल बाइसेक्ट है। तो अब किसी भी त्रिभुज की बात अगर हम करें, तो कोई भी त्रिभुज अगर हम बनाएंगे, ABC ये है, कह रहा है आई इसका इन सेंटर है, तो आई इन सेंटर अगर कह दिया तो आप क्या करेंगे? अगर A से मिलाया तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। B से मिलाया ये बीटा अगर हो गया तो ये बीटा हो गया। C से मिलाया ये गामा अगर एंगल हो गया तो ये गामा एंगल हो गया। बस इतनी चीज आपको याद रखना है इसमें। तो ये क्या हो जाता है? ये आपके हो जाता है दूसरा केंद्र जो कि कहलाता है अंताकेंद्र। तो अंताकेंद्र में हमेशा ध्यान रखिए त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा और त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो जाएंगी, सर्कल के लिए जो है आपके स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं और ये टैंजेंट्स का काम करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अंताकेंद्र कह रहा है, इन सेंटर कह रहा है, तो अंताकेंद्र से शीर्ष को मिलाने पर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा शीर्ष वाला। तो इसलिए ये ध्यान रखिए। अब हम आते हैं तीसरे केंद्र पर। तीसरा केंद्र क्या है? किसी भी त्रिभुज को, देखिए समझने वाली चीज है, ABC ये है,
कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, ऑर्थो सेंटर जिसको कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। तो सीधे से समझ में आ रहा है लंब से केंद्र मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर ए शीर्ष से सामने बीसी लेंथ पर लंब डाल दें, बी शीर्ष से वर्टेक्स से एसी पर लंब डाल दें परपेंडिकुलर, और सी शीर्ष से अगर हम एडी पर लंब डाल दें, तो जिस जगह पर तीनों लंब मिलेंगे, जिस जगह तीनों एल्टीट्यूड या जो है आपके लंब मिलेंगे, वही क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट होगा, ये ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तो अगर किसी त्रिभुज में कहा जाए एबीसी में, अब बनाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, कह दिया ओ ऑर्थो सेंटर है, तो अगर ओ ऑर्थो सेंटर है, ए से ओ को मिला के आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा। ओ अगर ऑर्थो सेंटर है तो इसका मतलब बी से ओ को मिला के आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री पर मिलेगा, और सी को ओ से मिला करके आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री पर मिलेगा। क्योंकि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, या लंब केंद्र कैसे बनता है, तीनों लंब जहां पर मिलेंगे। ये किस में होता है, अब ऑर्थो सेंटर जो है अंदर त्रिभुज के अंदर बनता है, कब, जब न्यून कोणीय त्रिभुज हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, इसका मतलब सभी कोण 90 से कम हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे जो आपके एक तरह से ये बनेगा आपके लंब केंद्र, वो कहां बनेगा, वो इस वर्टेक्स पे बनेगा, यहां। क्यों, ए बी सी ये है, यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अब देखिए ए से बी सी पर लंब डालें, ये आएगा, ये गया लंब। सी से ए बी पर लंब डालें तो ये गया, और बी से ए सी पर लंब डालें तो ये गया। ये तीनों लंब कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, तो इस वर्टेक्स पर आपके ऑर्थो सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर आपका जो है आपके ये हुआ, और इसी वजह से आपके एक तरह से ये जो सेंटर होता है ऑर्थो सेंटर, ये हम लोग जो है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में जो है आपके देखते हैं कि कहां पर ये बनेगा या किस जगह पर आपके ये फॉर्म होगा। तो बेसिकली जो है हम लोग यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से समझ लीजिए। तो एक अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये यहां पे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो ए से आप लंब डालेंगे, यहां आया, बी से और सी से लंब डाला, यहां आया, और फिर बी से लंब डाला ए सी पर, हो जाएगा ये, तीनों यहां आकर कट कर रहे हैं, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ये ऑर्थो सेंटर हो जाता है जो आपके वर्टेक्स पे बनता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर त्रिभुज अधिक कोणीय है, इसका मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री ज्यादा है, तो ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर बनेगा। जब एक्यूट एंगल था, तीनों कोण 90 डिग्री थे, तो ऑर्थो सेंटर कहां बनना था, अंदर त्रिभुज के। जब राइट एंगल हो गया तो ऑर्थो सेंटर कहां आ गया, इस वर्टेक्स पर, जहां पर 90 डिग्री बनता है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है वही वर्टेक्स जो है ऑर्थो सेंटर हो जाता है। और जब अधिक कोणीय रहेगा तो ऑर्थो सेंटर बाहर चला जाएगा। देखिए कैसे करके देख लेते हैं बना के, ए बी सी, ए वर्टेक्स से बीसी पर लंब डालें, तो बीसी पे जब लंब डालेंगे तो यहां ऐसे पड़ेगा, ये जा रहा है लंब। सी से ए बी पर लंब डालें, तो ए बी को ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये लंब हो गया इसके ऊपर, ये जा रहा है। और अब बी को सी से जब आप लंब डालेंगे तो ये ऐसे आएगा, तीनों आकर के यहां मिल रहे हैं इस जगह पे। तो अपने आप देखेंगे कि जो लंब है वो कैसे फॉर्म हुआ या कहां बना, ये त्रिभुज के बाहर बना। ये क्या हो जाता है, ये ऑर्थो सेंटर हो जाता है। फिर से समझ लिए एक बड़े डायग्राम में, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए
क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ये बना लें, अब ये कोण क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ऑर्थो सेंटर बाहर बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। ये ए है, यहां से इस पर लंब डालें, ये भुजा आगे बढ़ा दें, यहां से लंब डालें, ये लंब गया। इसी तरह से यहां से लंब डालें और यहां से लंब डालें, यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये गया 90 डिग्री, ये जा रहा है देखना। और इस वर्टेक्स से इस भुजा पे लंब डाला तो ये गया, इस वर्टेक्स से इस भुजा पे लंब डाला तो ये गया। इसको आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, और अब इस वर्टेक्स से इस भुजा पर लंब पड़ेगा, इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब इसके ऊपर लंब जाएगा, ये ऐसे। तो इस भुजा पर लंब ऐसे आ रहा है, ये तीनों आकर के यहां मिल रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य एक तरह से किसी भी त्रिभुज का अगर मान लीजिए कि कोण जो है आपके मोर देन 90 डिग्री है, तो अधिक कोणीय त्रिभुज है, तो हमेशा ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा। ये थ्योरी में आ चुका है, ये थ्योरी में क्वेश्चन कुछ बनाना नहीं था, पूछा गया था सिर्फ। तो अधिक कोणीय त्रिभुज में जो है आपके जो लंब केंद्र है वो कहां होता है, त्रिभुज के भीतर होता है, त्रिभुज की किसी भुजा पर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे होता है, या त्रिभुज के बाहर होता है। तो ये आपके प्रश्न आया था जो है आपके सिर्फ थ्योरी। तो सिर्फ अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा क्या कहां बनेगा, बाहर बनेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केंद्र, ये है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझ लें। केंद्रक, केंद्रक कैसे बनता है, माध्यिका। पहला थ्योरम क्या है, देखिए पहला थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये। अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट ले लें और मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ दें तो ये क्या हो गई, माध्यिका, मीडियन। इस भुजा का मिड पॉइंट ले लें और सामने वाले शीर्ष से जोड़ दें, ये हो गई माध्यिका। इस भुजा का मिड पॉइंट ले लें और सामने वाले शीर्ष से जोड़ दें, ये हो गया मीडियन। किसी भी त्रिभुज के तीनों मीडियन, तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, और ये बिंदु जो है जिस पर मिलती हैं इसी को कहा जाता है केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक क्या है, माध्यिकाओं के मिलने वाले स्थान, तीनों माध्यिका जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वही क्या हो जाएगी, वही हो जाएगा केंद्रक। तो ये सेंट्रॉइड हो जाता है जो माध्यिका को, मीडियन को इस तरह से डिफाइन करता है। अब इसमें थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहला थ्योरम आपने पढ़ा था, त्रिभुज है, माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है किसी त्रिभुज को। पहला थ्योरम पढ़ा था आपने। फिर दूसरा थ्योरम, केंद्रक, सेकंड थ्योरम, केंद्रक माध्यिकाओं को, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 2 किधर रेशियो होगा, वर्टेक्स की तरफ, और मिड पॉइंट की तरफ 1, 2:1 का रेशियो। इधर से 2, इधर से 1, फिर वर्टेक्स की तरफ 2:1, ये आपके रेशियो हो जाता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E, F, ये है।
अब यहां पे सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालता है, इसलिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखें, हमने कहा एजी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, पूछा जाता है, तो कहा जाता है जीडी की लेंथ कितनी होगी, जीडी की लेंथ कितनी होगी। तो थ्योरम अगर आपको पता है कि ये 2:1 का रेशियो है, तो 2 के रेशियो बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर के 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, बस थ्योरम पर कि 2:1। 1 जो होता है रेशियो कहां होता है, मिड पॉइंट की तरफ, और 2 किधर होता है, वर्टेक्स की तरफ। तो मिड पॉइंट की तरफ 1, वर्टेक्स की तरफ 2, तो 2:1। अगर कह दिया जाए कि बीजी आपको निकालना है और जीई की लेंथ जो है वो आपके 8 सेंटीमीटर दी है, तो ये जीई की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जो 1 रेशियो है, जबकि ये 2 रेशियो है बीजी। तो अगर 1 रेशियो इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो 2 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्या है ये, सिंपल सा दूसरा थ्योरम है कि केंद्रक जो है आपके माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखिए तीसरा थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा थ्योरम क्या है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो केंद्रक पर मिलती हैं, ये 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती हैं। ये सभी क्षेत्रफल बराबर होंगे। कैसे, जैसे अगर कहा जाता है ए बी सी सी, ये हो गया डी ई एफ, ये हो गया जी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहा जाएगा ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज बीजीडी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बीजीडी का क्षेत्रफल, इसके मतलब ये हमें निकालना है। माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं मिलकर के त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। 1/6 ये हो गया, 1/6 ये, 1/6 ये, 1/6 ये, 1/6 ये, 1/6 ये, सभी त्रिभुज, ईच ट्रायंगल जो हो जाएगा उन सब का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/6 भाग टोटल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो गया, 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 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा प्रश्न इस पर आते हैं। कैसे हो जाता है इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत ध्यान से जो है समझिएगा, ये 3 थ्योरम बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। दूसरा, माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 जो रेशियो होता है वर्टेक्स की तरफ, और 1 जो रेशियो होता है मिड पॉइंट की तरफ होता है। फिर माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहां पे आप पढ़ रहे हैं। कैसे करती हैं देखिए, हम प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। अब प्रूफ की बात आती है तीसरे वाले पार्ट की, इसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, ए बी सी डी ई एफ। देखिए कैसे, ये मिड पॉइंट है इस त्रिभुज का, तो ये माध्यिका हुई। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि माध्यिका पहला थ्योरम में 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। इसका मतलब एक्स ये है तो एक्स ये भी है, ठीक। ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये मिड पॉइंट है, ये इसको ज्वाइन कर रहा है, ये माध्यिका हुई इसकी, इस त्रिभुज की। तो जिस 2 बराबर भाग में ये बट रहा है, मान लीजिए वाई वाई क्षेत्रफल मान लीजिए इसका। इसी तरह से इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, ये मिड पॉइंट है, ही है, मिड पॉइंट को सामने वाला शीर्ष से ज्वाइन कर रहे हैं, माध्यिका हुई, माध्यिका इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, जेड और जेड ये मान लीजिए, ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज की ये माध्यिका ले लीजिए, तो
ए बी सी की एडी माध्यिका दो त्रिभुज के क्षेत्रफल को विभाजित कर रही है, वही थ्योरम लगा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया। तो बड़ा वाला त्रिभुज में एडी माध्यिका है जो इस क्षेत्रफल को, यहां से यहां तक ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस जेड के। तो x प्लस वाई कितना हो गया 2y, और ये जाएगा x प्लस 2z के, x प्लस 2z के। तो x दोनों तरफ से कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 2z, y 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू z आ गया। तो पहला रिजल्ट क्या आया, y इज इक्वल टू z, y z के बराबर है। अब एक रिजल्ट आया, दूसरा रिजल्ट देखते हैं। अब इस माध्यिका को ले लें B, ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रही है। तो ये माध्यिका क्या करेगी, z y ये तीनों के क्षेत्रफल z x के क्षेत्रफल के बराबर है, ये तीनों के क्षेत्रफल, क्योंकि ये माध्यिका है तो इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल के बराबर हो गया त्रिभुज के। तो z प्लस वाई तो z प्लस 2y बराबर हो गया z प्लस 2x। z कैंसिल कर दीजिए, 2y इक्वल्स टू 2x, 2 कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल्स टू x। तो y इज इक्वल्स टू x भी आ रहा है, y इज इक्वल्स टू z भी आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो x y z बराबर हो गया, प्रूव हो गया x y z बराबर है। और इसकी क्षेत्र, इसको हमने क्या माना था x x, इसको y y, इसको z z। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, सभी क्या हो गए, क्षेत्रफल बराबर हो गए। तो जो केंद्रक, जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके थ्योरम होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जो है आपके इस्तेमाल होता है। फिर से एक बार जल्दी से हम लोग जो है इसको जो है देख लेते हैं कि माध्यिका वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम था कि कोई भी त्रिभुज अगर है, ट्रायंगल है, तो इसकी माध्यिका जो होगी वो इसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देगी। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। दूसरा थ्योरम आपने क्या पढ़ा, दूसरा थ्योरम पढ़ा था कि अगर माध्यिकाएं हैं, जिस जगह मिलती हैं माध्यिकाएं, वो स्थान कहलाता है केंद्रक, और केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सभी माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा। 2 किधर की तरफ रेशियो होगा, वर्टेक्स की तरफ, और मिड पॉइंट की तरफ कितना होगा, दैट इज 1। और तीसरा थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है तो इसकी अगर हम माध्यिकाएं बनाएं, तो माध्यिका अगर हम बनाते हैं तो ये माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देंगे। 6 हिस्से हो जाएंगे, 6 भाग हो जाएंगे, और 6 के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है उसका 1/6 कर दीजिए तो इन सब का क्षेत्रफल अलग अलग आ जाएगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं या फिर इसके थ्योरम से रिलेटेड है।